अरे आप लोग आ गए। दरअसल 2 महीने बाद का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि इस बार फिर सीबीएसई क्लास 10 का टॉपर वॉरियर बैच से निकला है। यार ये तो होना ही था। जितना मुझे इस बात पे भरोसा है, अगर आपको भी अपने आप पे भरोसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएगा #हम है वॉरियर। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं ये न्यूज़पेपर, ये प्रिंटिंग कितनी काम की चीज है। सोचो अगर ये न्यूज़पेपर ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि इस बार बिग बॉस कौन जीता, पिछले मैच में विराट कोहली ने कितने रन मारे, तो ये प्रिंटिंग शुरू कैसे हुई और प्रिंटिंग ने क्या क्या इंपैक्ट डाले, ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 10 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, सारी थ्योरी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और फिर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिंटिंग होती क्या है। दोस्तों प्रिंटिंग उस मेथड को कहा जाता है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट और इमेजेस को पेपर के ऊपर रखते हो। आपने प्रिंटिंग कहां कहां देखी है? हो सकता है आपने प्रिंटिंग देखी होगी किसी मूवी के पोस्टर के ऊपर, बुक्स के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, यानी कि जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां प्रिंटिंग दिखेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों प्रिंटिंग की शुरुआत ईस्ट एशिया से हुई थी और ईस्ट एशिया के भी 3 बड़े बड़ी कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया से हुई थी। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटिंग को लेकर जाते हैं चाइना में। दरअसल दोस्तों चाइना की अगर बात करी जाए तो चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत 594 एडी में हुई थी। अब अगर आपको अभी भी एडी और बीसी में डिफरेंस नहीं पता है तो कोई बात नहीं, भाई आया है सब बता के जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कुछ इस तरीके की एक टाइमलाइन होती है। यहां पर आपको एक टाइमलाइन देखने को मिलेगी। टाइमलाइन के बीचों बीच में 0 होता है। कहा जाता है कि 0 पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। 0 से पहले वाला जितना भी होता है उसे कहा जाता है बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और 0 के बाद वाला जितना भी होता है उसको कहा जाता है एडी। अब कुछ कुछ स्कूल में एडी का मतलब बता देते हैं आफ्टर डेथ, जो कि गलत है। एडी एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन लाइट ऑफ अवर लॉर्ड्स। क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि 0 में जीसस क्राइस्ट हमारे पैदा हो गए थे और उसके बाद का जितना भी वक्त आया है वो इन लाइट ऑफ अवर लॉर्ड आया है, यानी कि उसके बाद जितना भी वक्त आया है वो हमारे लॉर्ड की छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद में निकला है। तो इसीलिए 0 से पहले वाला बीसी, 0 के बाद वाला एडी। आप सभी को पता होगा कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनको सूली पे लगा दिया गया था। जीसस क्राइस्ट का सूलिफिकेशन 32 साल की उम्र में हुआ था, यानी कि 32 एडी के आसपास हुआ था। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं तो लगभग 760 एडी के आसपास इस्लाम का जन्म हुआ था। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं 11वीं सेंचुरी के आसपास, लगभग 1000 के आसपास राजा भोज ने भोपाल के अंदर बड़ा तालाब बनाया था। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, फिर धीमे धीमे करके ब्रिटिशर्स इंडिया में, और आज की तारीख में यानी कि 2026 एडी में मैं आप लोगों को प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ा रहा हूं। सर 2026 होता है, 2026 एडी नहीं होता है। अरे अब जितने भी साल आएंगे वो सबकी सब एडी में आएंगे, इसलिए अब हम लोगों ने एडी पीडी लगाना छोड़ ही दिया है दोस्तों। तो यहां पे बताया गया है कि चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत 594 एडी में हुई थी, यानी कि यहां पे कहीं चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी 594 एडी के अंदर। लेकिन शुरुआत में जो चाइना में प्रिंटिंग हुई थी वो वुडन ब्लॉक से प्रिंटिंग करी जाती थी। यानी ये लोग क्या करते थे, पेपर लेते थे और वुड ब्लॉक लेते थे। वुड ब्लॉक को ये लोग इंक में डिप करते थे और उसके बाद पेपर के ऊपर रख के टप करके छाप देते थे। यूं रखते थे, टप करके छाप देते थे, पट पट पटापट लक्ष्मी जी करके अंदर। अरे यार थोड़ी सी मीम्स देखना बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चाइना में दोस्तों प्रिंटिंग की जाती थी। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी कि ये जो प्रिंटिंग करी जाती थी, जिस पेपर पे वुडन ब्लॉक को रख के छापा जाता था, वो पेपर बहुत ज्यादा पोरस और बहुत ज्यादा पतला हुआ करता था। पेपर बहुत ज्यादा पोरस और पेपर बहुत ज्यादा पतला होता था। इतना पतला और इतने छेद वाला पेपर होता था कि जब एक तरफ से वुडन ब्लॉक को रख के छापा जाता था तो जो इंक होती थी वो पीछे से निकल जाती थी। तो फिर क्या करें? तो चाइना के लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, केवल पेपर की एक तरफ प्रिंटिंग करेंगे, केवल एक तरफ प्रिंटिंग करेंगे। तो मान लीजिए पहला पेपर इसके इधर प्रिंट कर दिया, ये दूसरा पेपर इसके यहां प्रिंट कर दिया, ये तीसरा पेपर इसके यहां प्रिंट कर दिया। और चाइना के लोग क्या करते थे, ये सारे पेपर जिनको एक साइड से प्रिंट किया जाता था उनको साइड बाय साइड स्टिच कर दिया जाता था। यानी कि पहले पेपर को दूसरे पेपर से स्टिच कर दो, दूसरे को तीसरे से स्टिच कर दो, तीसरे को चौथे से स्टिच कर दो, और इस तरीके से किताब बनती थी। और इस किताब का नाम होता था दोस्तों अकॉर्डियन बुक।
तो याद रहे कि चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत 594 एडी में हुई। वुड ब्लॉक की मदद से प्रिंटिंग करी जाती थी और इससे जो पेजेस होते थे उसमें केवल एक साइड प्रिंट किया जाता था और दूसरी साइड छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इंक पीछे चली जाती थी। सारे पेजेस को साइड बाय साइड स्टिच किया जाता था और इस तरीके से जो किताब बनती थी उसे अकॉर्डियन बुक कहा जाता था। लेकिन सबसे पहले यह सवाल उठता है कि चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई क्यों? सर, चाइना के लोगों को बुक चाहिए क्यों थी? तो यहां पे बताया गया है, जैसे आज हमारे देश के अंदर अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर आपको किसी मिनिस्ट्री में जॉब करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट की हेल्प करनी है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम देने रहते हैं। ये एग्जाम के लिए आपको किताबें चाहिए होती हैं। सिमिलरली उस टाइम पे जो चाइनीज एम्परर हुआ करते थे, वो अपने दरबार में लोगों को नौकरी पर रखने के लिए उसकी एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे और उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को पढ़ना पड़ता था और इसके लिए चाइना के लोगों को बुक्स लगती थी। तो ये पहला क्वेश्चन आपको ये आ जाता है कि व्हाई देयर वाज अ ह्यूज डिमांड ऑफ प्रिंट इन चाइना। तो आपको बताना है कि किस तरीके से अगर चाइनीज एम्परर के वहां ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको अगर चाइनीज एम्परर की वहां आपको नौकरी करनी है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता था और उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बुक्स, आपको प्रिंट, आपको ये सब चाहिए रहता था। लेकिन प्रिंट की शुरुआत यहां से जरूर हुई, लेकिन धीमे धीमे करके प्रिंट जो था वो डाइवर्सिफाई होता गया चाइना के अंदर। यहां पे ये बताया गया है कि 17th सेंचुरी तक आते आते, अब दोस्त अगर तुझे सेंचुरी का मतलब नहीं पता तो वो भी मैं ही बताऊंगा। 17th सेंचुरी का मतलब है 1600 से लेकर 1699। यहां पे जो भी नंबर लिखा रहता है उससे एक माइनस कर दिया जाता है। तो 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में जो प्रिंट राजा के वहां नौकरी करने के लिए शुरू हुआ था, अब वो डाइवर्सिफाई होने लगा था। अब चाइना के लोग फिक्शनल बुक्स पढ़ने लगे थे। फिक्शनल बुक्स यानी कि इस तरीके की किताब जिसके अंदर एक आदमी चश्मा पहन के झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ रहा हो, या फिर वो अपनी छड़ी को घुमा घुमा के कह रहा हो विंगारियम बहन और भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, या परियों की कहानी हो, या भूत प्रेत की कहानी हो, या स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी हो। तो इस तरीके की अनरियल कहानी, ये सारी कहानी जो है फिक्शनल बुक्स वगैरह छपना शुरू हो गई थी। इसके अलावा चाइना के अंदर रोमांटिक प्लेस, किस तरीके से एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, उनकी जो लव स्टोरी है, ये सब तरीके की किताबें छपने लगी। इसके अलावा बताया गया है कि जो चाइना की अमीर औरतें हुआ करती थीं, क्योंकि वो पूरे टाइम घर के अंदर रहती थीं, तो अपने टाइम को पास करने के लिए वो लोग इस तरीके की किताबों को पढ़ने लगी। रेसिपी वाली किताबें हो गई, ड्रेसिंग सेंस वाली किताबें हो गई, ये सारी किताबें ये पढ़ने लगी, इससे इनका टाइम पास होने लगा। यही नहीं, कुछ महिलाएं तो किताबें पढ़ने की जगह किताबें लिखना भी शुरू कर चुकी थी चाइना में। धीमे धीमे करके चाइना में बुक्स बहुत सारी आ गई और पर्टिकुलरली चाइना का एक शहर शंघाई जो था वो प्रिंटिंग का हब बन गया। दोस्तों, यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा शहर चाइना का वेस्टर्न स्टाइल ऑफ स्कूल ऑफ प्रिंटिंग का हब बन गया था? तो आपको बताना है, सही जवाब है दोस्तों शंघाई। अब चाइना में जो प्रिंटिंग थी वो धीमे धीमे करके प्रिंटिंग जापान जाने वाली थी। लेकिन किस तरीके से चाइना की प्रिंट जापान जाएगी, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको ना पता हो, बुद्धिज्म नाम का एक रिलीजन है। सर ये तो हमें पता था, आप तो हमें बिल्कुल ही ढोर समझते हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा था। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म की शुरुआत दोस्तों भारत से हुई थी, इंडिया से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, जिनका जन्म जरूर नेपाल में हुआ था, लेकिन जब वो बिहार के बोध गया में गए थे तो वहां पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, जिसके बाद वो गौतम बुद्धा द गौतम बुद्धा बने थे और यहां से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। तो बिहार से बुद्धिज्म धीमे धीमे करके फैलना शुरू हुआ। अगर आप ईस्ट साइड में चले जाएं तो ये चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड यहां चला गया, और अगर आप वेस्ट साइड में चले जाइए तो बुद्धिज्म अफगानिस्तान तक चला गया था। भाई लार्जेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू जो थे वो अफगानिस्तान के अंदर थे, और अफगानिस्तान के जब तालिबान आए थे तो उन्होंने गोली मार के उनको उड़ा दिया था। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि किस तरीके से बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया के स्टेट बिहार से हुई, और यह बुद्धिज्म बिहार से होता हुआ चाइना गया। लेकिन जब यह बुद्धिज्म चाइना गया तो बाकी के देश के जो लोग थे वो चाइना जा जाके बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते थे, वहां पे जाके बुद्धिज्म के बारे में सीखते थे, क्योंकि वहां पे सारी बुद्धिज्म की किताबें हुआ करती थी चाइना के अंदर। तो ये जापान के जो लोग थे, जो मॉन्क थे, जो चाइना में जाके बुद्धिज्म को प्रैक्टिस को लेते थे, उन्होंने एक दिन सोचा क्यों ना
हम ये चाइना से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो हैं, ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने वाली होली बुक्स जो हैं, ये होली बुक्स हम अपने साथ जापान ले जाएं, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धिज्म के बारे में जान सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर पाएंगे। और इसीलिए बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को जापान लेकर आए और इस तरीके से उनके साथ प्रिंट जापान आ गया दोस्तों। और यही आप लोग को पहली बार बताइए कि 768 से 770 के बीच में प्रिंट जो था वो जापान आ गया। दूसरा पॉइंट बताया गया है, ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जापान की सबसे पुरानी किताब जो है उसका नाम है द डायमंड सूत्रा, जो कि 868 एडी में लिखी गई थी। सर लगता है आपका मैथ्स वीक है, बबुआ सर से नहीं पढ़ते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर जब आपने ये बात कही कि जापान में प्रिंट आ चुका था 768 एडी में, यानी किताब आ चुकी थी, तो आप 100 साल बाद क्यों बता रहे हो कि डायमंड सूत्रा जो है वो 100 साल पुरानी किताब को सबसे पुरानी किताब क्यों बता रहे हो? इससे पूरी पहले वाली किताब क्यों नहीं? माना इससे पहले भी कई किताबें थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। आज हमारे पास जो सरवाइव करी हुई किताब है, जो सबसे पुरानी किताब है जापान की, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। तो आपने देखा किस तरीके से रिलीजन के नाम पे किताबें, प्रिंट, बुक्स, ये किस तरीके से जापान आ गई चाइना में। लेकिन अगेन वही होना था जो चाइना जो में हुआ था, कि प्रिंट का डाइवर्सिफाई होना था, और ये चीज यहां बताई गई है। यहां पे ये बताया गया है कि किस तरीके से 13 से 15 सेंचुरी तक आते आते डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रिंट हो गया था जापान में। अब प्रिंट सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाला था। यहां पे ये बताया गया है कि अब पोर्ट्स और प्रोज जो थे वो बहुत सारी किताबें पब्लिश करने लगे थे जापान के अंदर। इतनी ज्यादा किताबें ये लोग पब्लिश करने लगे थे कि धीमे धीमे करके किताबों की कीमत कम होने लगी थी। अब खुद सोचिए, जब मार्केट में कोई चीज कम होगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। अब अगर मान लीजिए मार्केट में मेरे पूरे जापान के अंदर केवल एक किताब है, तो लोग बोलेंगे, ओह माय गॉड, तुम्हारे पास एक ही ये इकलौती किताब जो जापान की तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ। लोग बोलेंगे 10 करोड़ रुपए में देने को तैयार है, 50 करोड़ रुपए में तुमसे लेने को तैयार है, 100 करोड़ में तुमसे लेने को तैयार है, क्योंकि पूरे जापान में केवल एक किताब थी। लेकिन अगर जापान में इस एक की जगह 1 लाख किताबें हो जाएंगी तो किताबों की अपने आप वैल्यू कम हो जाएगी। उसी तरीके से जब चाइना से किताब आई थी तब वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, लेकिन जब किताबें जापान के अंदर ही बनने लगी, बहुत सारी बनने लगी, तो उनकी कॉस्ट कम होने लगी। ये बात यहां पे बताई गई है। जैसे चाइना का शहर शंघाई हब बन गया था वहां पे प्रिंटिंग का, जहां बहुत सारी किताबें मिलती थी। अगर आप शंघाई चले जाएं तो रोमांटिक किताबें, फिक्शनल किताबें, होली बुक, सब कुछ मिल जाता था। उसी तरीके से जापान का शहर एडो, जिसे आज हम टोक्यो कहते हैं, वो जापान का हब बन गया था बुक्स का, प्रिंटिंग का। ठीक है सर। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही फेमस आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, जिनका नाम है कितागावा उतामारो। कितागावा उकामारो जो थे, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की प्रिंट के लिए फेमस थे, जिसका नाम था उकियो। ये उकियो के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। सर ऐसा क्या किया था इन्होंने उकियो में? दरअसल उस टाइम पे जापान के अंदर जो भी पेंट किया जाता था, बहुत ही फेमस चीजें पेंट करी जाती थी। ज्यादातर लोग गौतम बुद्धा की फोटो बना बना के पेंट करते थे, है ना। सारी राजा की फोटो पेंट हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की पेंटिंग होती थी। लेकिन कितागावा उतामारो ने नॉर्मल चीजों की पेंटिंग करना शुरू करी। एक विंडो और विंडो के बाहर का व्यू उसको पेंट कर दिया, एक पेड़ को पेंट कर दिया, एक महिला जो अपना बाल बना रही थी उसको पेंट कर दिया। तो इससे इन्होंने नया तरीके का जॉनर तैयार कर दिया था, और ये जापान में हिट हो गया। लोग इनकी किताबों के लिए, इनकी पेंटिंग्स के लिए मरने लगे। और यह बात बताई गई है कितागावा उतामारो के बारे में। इसके बाद अब प्रिंट पहुंचता है कोरिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ईस्ट एशिया की 3 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। चाइना हो गई है, जापान हो गई है, अब चलेंगे कोरिया। सर कोरिया कौन सा वाला? किम जोंग उन वाला जानने की हिम्मत है? जाओ ना, जाओ ना बेटा। उस टाइम पे कोरिया एक ही था। आज कोरिया आपको 2 तरीके के दिख रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, लेकिन उस टाइम पे कोरिया केवल एक था। अब कोरिया में प्रिंटिंग लेकर गए थे ज़ेन बुद्धिज्म वाले। सर ज़ेन नाम की तो गाड़ी आती है, अरे ये वो ज़ेन नहीं है दोस्त। ज़ेन बुद्धिज्म और बुद्धिज्म में एक डिफरेंस है। ज़ेन बुद्धिज्म बुद्धिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। यहां पे हर चीज एक्सट्रीम होती थी। ज़ेन बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग एक्सट्रीम मेडिटेशन किया करते थे, सब कुछ त्याग के जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे,
वो उनके रूल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते थे। तो जैन बुद्धिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस ये कि जैन बुद्धिज्म बहुत एक्सट्रीम होता था, यहां पे हर चीज एक्सट्रीम होती थी। तो जैन बुद्धिज्म वाले कोरिया लेकर चले गए कि वो सब कुछ। अब कोरिया में एक स्पेशल तरीके की चीज थी जिसका नाम था जिगजी। जिगजी का मतलब क्या होता है? कोरिया वाले क्या करते थे कि इस तरीके का मेटेलिक फ्रेम बनाते थे और उसमें इस तरीके के कई सारे कोरियन अल्फाबेट हुआ करते थे। आप लोगों ने कभी अबैकस देखा है? अबैकस में किस तरीके से आप एक एक बीड को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसी तरीके से इस फ्रेम में भी आप एक एक अल्फाबेट को ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड डाउन कर सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे, इस फ्रेम को लेते थे, ऐसे पकड़ते थे, इसको पूरे के पूरे को इंक के अंदर डिप करते थे और इस पूरे के पूरे फ्रेम को पेपर के ऊपर रख के छाप दिया करते थे। तो इससे क्या होता था, जैसे ही आप हटाओगे तो एक बार में पूरा पेज छप जाता था। इसे कहा जाता है जिगजी। तो आपसे वो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेगा दोस्तों कि बताइए जिगजी कहां का फेमस फॉर्म है, तो आपको बताना है कोरिया का फेमस फॉर्म है। ठीक है सर, आपने बताया है कि किस तरीके से प्रिंट चाइना से होते हुए जापान और जापान से होते हुए कोरिया गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रिंट किस तरीके से यूरोप पहुंचा। दरअसल इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए तो वर्ल्ड मैप पे यहां पे आप लोग को कोई और कलर के पेन से इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजिया। यहां पे आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहां पे आप लोगों को साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहां पे आप लोगों को मेरे दोस्तों यूरोप देखने को मिलेगा, इसके नीचे आप लोगों को दोस्तों अफ्रीका देखने को मिलेगा, यहां पे आपको एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है एशिया, फिर आपको यहां ऑस्ट्रेलिया और यहां नीचे एंटार्क्टिका देखने को मिलेगा, वहां में नहीं जाना है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना, यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, यहां पे यूरोप है और यहां पे अफ्रीका है। तो बहुत जल्दी लोगों को एक रास्ता पता चल गया था जो चाइना से होते हुए, इंडिया से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को कनेक्ट करता था। इस रास्ते का नाम हुआ करता था दोस्तों सिल्क रूट। इस रास्ते का नाम हुआ करता था सिल्क रूट। सर इसका नाम सिल्क रूट क्यों है, जल्दी बताओ। अरे एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम सिल्क रूट इसलिए है क्योंकि इसी रूट के रास्ते चाइना से सिल्क यूरोप जाया करता था। दरअसल यूरोप के लोगों के पास बहुत पैसा था, रॉयल फैमिली। ऐसे में इन लोगों को पता चला कि चाइना के अंदर एक इस तरीके का टेक्सटाइल है, एक इस तरीके का कपड़ा है जो इतना हल्का होता है कि पूरी की पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी से निकाली जा सकती है, इतना हल्का, इतना मखमली होता है। ये लोग चाइना गए, इन्होंने कहा हमें बताओ कैसे लाते हो ये सिल्क, हमें बताओ। चाइना ने कहा ये नहीं बताएंगे, चाहिए तो बेच देंगे लेकिन बताएंगे नहीं कैसे बनाते हैं। तो ये जो लोग थे इनको लगता था कि सिल्क पेड़ पे उगता है, लेकिन इनको ये बात पता ही नहीं थी कि सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। तो बहुत सालों तक चाइना से सिल्क यहां से होते हुए यूरोप जाता था। अब जो ट्रेडर्स चाइना से सिल्क लेके जाते थे वो पहले इंडिया आते थे और इंडिया से चाय, मसाले ये सब भी ले लेते थे। फिर ये लोग सेंट्रल एशिया जाते थे, वहां से मिट्टी के बर्तन वगैरह ले लेते थे और फिर ये सारी चीजें यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में जाके बेचते थे। अब यहां पे ट्रेड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज जा रही है तो कोई चीज आएगी भी दोस्तों। तो यहां से सिल्क रूट के रास्ते सिल्क, स्पाइसेस, पॉटरी, ग्लासेस जाते थे और वहां से सोना चांदी वापस आते थे। यह है आपके सामने सिल्क रूट। अब शुरुआत में सिल्क रूट से सिल्क, स्पाइसेस, पॉटरी सिर्फ जाता था, लेकिन बहुत जल्दी यूरोपियंस को पता चल गया था कि चाइनीज लोगों को पेपर बनाना आता है, तो वो लोग इसी सिल्क रूट के रास्ते पेपर भी लेकर चले गए यूरोप। अब पेपर लेकर तो चले गए, लेकिन वहां पे पेपर जब यूरोप पहुंचा तो वहां के लोग हाथ से उस पेपर पे लिख रहे थे, ऐसे कर करके पेपर पे लिख रहे थे। और इससे क्या होता था कि जो ये हैंड प्रिंट होता था ये बहुत स्लो स्लो होता था। पता चला एक बुक को बनने में 2 साल लग रहे हैं, एक बुक को बनने में 3 साल लग रहे हैं। तो सिर्फ रॉयल लोग या जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे केवल वही लोग बुक सपोर्ट कर पाते थे। तो ऐसे में एक यूरोपियन ट्रैवलर था जिसका नाम था मार्को पोलो। ये गया वापस चाइना। इसने कहा यार तुम लोगों ने पेपर तो भेज दिया, लेकिन ये तुम लोग इतनी स्पीड में कैसे कर रहे हो और हम लोग का इतना धीमे धीमे कैसे चल लिया है। तो उन्होंने कहा हम लोग तो वुड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ही। उसने कहा हमको भी दो ना भिड़ू, और वो इस बार अपने साथ वुड ब्लॉक लेकर चला गया। तो आपने देखा किस तरीके से यूरोपियंस पहले चाइना से पेपर लेकर गए
और फिर यही यूरोपियंस चाइना से वुड ब्लॉक लेकर गए, और ये वुड ब्लॉक लेकर गया था मार्को पोलो, जो कि बहुत फेमस ट्रेवलर था। अब जो यूरोप के अमीर लोग थे, उन्होंने देखा अब ये तो पेपर भी बहुत है और वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग भी बहुत तेज हो रही है, कई सारी किताबें हो गई हैं, तो इन्हें का मजा नहीं आ रहा है, कुछ महंगा काम करो, ऐसा कुछ चीज करो कि हम अमीर इन गरीबों से अलग दिखें। तो फिर इन्वेंशन हुआ वेलम का। अमीर के चोचले को ध्यान में रखते हुए एनिमल की स्किन लिया गया, एनिमल को मारा गया, उसकी स्किन को ड्राई किया गया और एनिमल की स्किन के ऊपर लिख के अमीरों को चिपकाया गया। यानी गरीब लोग पेपर में किताबें पढ़ रहे थे और अमीर लोग वेलम की किताबें पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से प्रिंट यूरोप तक पहुंच गया। अब दोस्तों प्रिंट यूरोप तक तो पहुंच गया, लेकिन यूरोप के जो बुक्स का काम करने वाले लोग थे, जो बुक्स पब्लिश करते थे, वो ये चाहते थे कि और ज्यादा बुक्स प्रिंट हो, और ज्यादा यूरोप के लोग बुक्स का इस्तेमाल करें। तो यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से बुक सेलर जो थे, उन्होंने बहुत सारे स्क्राइब्स अपॉइंट किए, जो बहुत स्पीड में बुक्स बनाने लगे, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी थी धीमे धीमे। साथ ही साथ जगह जगह पे बुक फेयर्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, बुक मेले का। उस मेले के अंदर किताबें रखी जाती थी यूरोप में, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो फिक्शनल किताब हो हैरी पॉटर वाली, या फिर वो किसी तरीके का रोमांटिक प्ले हो सैयारा जैसा, कुछ भी, वो सब कुछ उसमें वो लोग रखने लगे ताकि लोग आए, उसको देखें, उसको पढ़ें, फिर वो उसको खरीद के लेकर जाए। यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से धीमे धीमे करके किताबों का डिमांड तो बढ़ गई, अब लोगों को किताबें चाहिए थी, लेकिन सवाल ये उठता था कि अभी भी पेपर पे वुड ब्लॉक से प्रिंट कर करके बहुत स्पीड में प्रिंटिंग नहीं हो पा रही थी। अब इनको जरूरत थी प्रिंट टेक्नोलॉजी की, और जब प्रिंट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी तब एक आदमी ने दिमाग लगाया, और उस आदमी का नाम था गुटेनबर्ग। हाँ, ये गुटेनबर्ग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अगर हम गुटेनबर्ग की बात करें तो गुटेनबर्ग ऑलिव नाम का एक फ्रूट होता है, उस ऑलिव नाम के फ्रूट को रख के उसको प्रेस किया जाता था, तो उससे ऑयल निकलता था जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। जैसे आज हमारे घरों में पूड़ियां तली जाती है ना तेल में, वैसे यूरोप के लोग खाना बनाते थे ऑलिव ऑयल में। तो इनको ये बात पता थी कि किस तरीके से ऑलिव को रख के प्रेस करेंगे तो ऑलिव ऑयल बनेगा। इनका दिमाग चला, इन्होंने कहा क्यों ना इसके अंदर ये जो मेरी प्रेस है, इसमें जो ऊपर वाली प्लेट है, इसमें मैं कई सारे अल्फाबेट चिपका देता हूं, इन अल्फाबेट को मैं कलर कर देता हूं, इसके बाद मैं इसके ऊपर पेपर रखूंगा और इसको यूं पच्च करके छाप दूंगा, पेपर हटाऊंगा, पेज प्रिंट, फिर रखूंगा, पच्च करके छाप दूंगा, दूसरा पेज प्रिंट, फिर रखूंगा, पच्च करके छाप दूंगा, तीसरा पेज प्रिंट, ऐसे करके खट 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 कर मैं कई सारे पेज छाप दूंगा। फिर जब मुझे पेज दूसरा छापना होगा तो मैं ये अल्फाबेट हटा के दूसरे लगा दूंगा, कलर लगाऊंगा, दूसरा पेपर रखूंगा, पच्च करके छाप दूंगा, दूसरा पेपर प्रिंट हो जाएगा। और इस तरीके से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गुटेनबर्ग ने यूरोप में इन्वेंट कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इन्वेंशन होता है ना, तो शुरुआत उसके लिए की जाती है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाला जा सके। और गुटेनबर्ग ने भी यही दिमाग लगाया। सबसे पहली किताब सोची उसने क्या प्रिंट करी होगी, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है दोस्तों। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब प्रिंट करी थी बाइबल, द होली बाइबल, क्योंकि लोग जो थे क्रिश्चियंस थे सारे यूरोप में, सबको बाइबल पढ़नी थी। तो गुटेनबर्ग ने कई सारी बाइबल प्रिंट करी और रातों रात पैसा कमाया। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग शुरू कर दी, छप 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 खूब सारी प्रिंटिंग हो रही थी, इससे आया प्रिंट रिवॉल्यूशन। तो आपको एग्जाम में यह आ जाता है कि गुटेनबर्ग से पहले वाला पीरियड, यानी प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले के पीरियड और प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद के पीरियड को कंपेयर करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसका जवाब है। इसका पहला पॉइंट यहां पे बताया गया है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन के आने से पहले, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से पहले जितनी भी किताबें हुआ करती थी दोस्तों, वो सारी की सारी किताबें हैंड रिटन होती थी और पार्चमेंट और वेलम पे छापी जाती थी। पार्चमेंट का मतलब होता है पेड़ की छाल के ऊपर, और वेलम का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं, एनिमल की स्किन को ड्राई करके वेलम बनाया जाता था। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन के आने से पहले इधर पार्चमेंट या वेलम के ऊपर प्रिंट किया जाता था, और वो भी प्रिंट हैंड रिटन होता था, जिससे ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता था। एक एक किताब को बनने में 2-2, 3-3 साल लगते थे, इसलिए जो किताब बनाते थे वो उसके बहुत पैसे मांगते थे। भाई साहब इसको बनाने में 3 साल लगे, कम से कम 5,000 रुपए लेंगे।
लेकिन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद अब ये सारी की सारी प्रिंटिंग पार्चमेंट और वेलम की जगह पेपर पे होने लगी, हैंड रिटन की जगह प्रिंटिंग प्रेस पे होने लगी। इससे ना केवल स्पीड में होने लगा काम और पेपर के कारण सस्ता होने लगा काम। तो पहला पॉइंट यह बताया गया है जिसके कारण किताबें ना केवल सस्ती हो गई, हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी हो गई। पहले सिर्फ अमीर आदमी किताब अफोर्ड कर सकता था, अब गरीब आदमी भी पढ़ सकता था। अगला पॉइंट यह बताया गया है कि पहले जो था वो या तो मॉन्क्स, स्कॉलर्स और इलीट लोग जो थे वो प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते थे। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो अपने रिलीजन के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए किताबें पढ़ते थे। केवल इनके पास किताबें होती थी, ज्यादा से ज्यादा राजा के पास किताबें होती थी, अमीर लोगों के पास किताबें होती थी। लेकिन अब किताबें केवल इन तक लिमिटेड नहीं थी, अब आम लोगों को भी किताब मिलने लगी थी। अब आम लोगों के पास भी बहुत सारा नॉलेज आ गया था, जिससे अब आम आदमी डिबेट करने लगा था, क्वेश्चन करने लगा था। राजा कहता था मैं ही राजा हूं, मुझे जीसस क्राइस्ट ने सिलेक्ट किया है। अब जब लोगों ने किताब पढ़ ली तो लोगों ने कहा कैसे, कहां लिखा है तेरे को जीसस क्राइस्ट ने सिलेक्ट किया है। तो किताबें आम लोगों तक गई, नॉलेज स्प्रेड हुआ, लोग डिबेट करने लगे। लास्ट बात बताई गई है कि किस तरीके से पहले के टाइम पे क्या था, जो नॉलेज था वो लोकलाइज्ड था, लेकिन अब जो नॉलेज था वो दूर दूर तक जाने लगने वाला था। इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस सी बात है कि जब किताब छपती थी, है ना, तो एक किसी कॉमन लैंग्वेज में छप दी जाती थी। फॉर एग्जांपल स्पेन में छप रही तो स्पेनिश में नाप दो, स्पेन में छप रही तो स्पेन के राजा के बारे में, स्पेन के लोगों के बारे में, स्पेन के डिशेस के बारे में करो, क्योंकि भाई ये किताब तो स्पेन के लोग पढ़ने वाले हैं ना। लेकिन धीमे धीमे जैसे समय बदलता गया, अब नॉलेज स्प्रेड होने लगा। अब स्पेन के लोग इंडिया के बारे में भी जानना चाहते थे, चाइना के बारे में भी जानना चाहते थे। अब इसमें फ्रांस के लोगों को इंडिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में, इन सब के बारे में पता चल रहा था। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन के आने से पहले नॉलेज जो था वो लोकलाइज्ड था, केवल एक लोकल इलाके तक सीमित था। लेकिन किंतु परंतु किस तरीके से इसके आने के बाद, प्रिंट रिवॉल्यूशन आने के बाद, जो नॉलेज था, जो डेटा था, वो ग्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करने लगा था। तो ये आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले और प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद के टाइम को कंपेयर करिए। ठीक है सर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। देखिए, मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो आप एक बार नोटिस करोगे कि मुझे मेरी स्लाइड पे पीछे क्या लिखा है मुझे याद होता है। मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, इन किताबों का एक एक कोना, एक एक शब्द मुझे याद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन की बात आएगी तो 3 हेडिंग्स में मैं आपको इंपैक्ट पढ़ाऊंगा, 3 हेडिंग्स में। सबसे पहली हेडिंग है इमर्जेंस ऑफ न्यू रीडर्स। ठीक है, तो प्रिंट रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट 3 चीजों में पढ़ेंगे। सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ न्यू रीडर्स, आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस रिड्यूस बुक कॉस्ट एंड प्रोडक्शन टाइम, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज एक्सेसिबल। पहले क्या होता था कि प्रिंटिंग हाथ से होती थी, वेलम पे होती थी, पार्चमेंट पे होती थी, तो ना केवल ये महंगी भी होती थी, बहुत रेयर भी होती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ये इतना ज्यादा जल्दी बनने लगी, इतनी ज्यादा सस्ती बनने लगी कि अब आम पब्लिक भी इसको एक्सेस कर पाया, जिससे ज्यादा ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। नए नए लोग अब पढ़ने लगे थे, तो इमर्जेंस ऑफ न्यू रीडर्स हुआ। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि किस तरीके से पहले ओरल कल्चर हुआ करता था। सर ओरल कल्चर क्या हो है? मुझे एक बात बताओ, सच्ची बात, आज तुम मुझे सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? सर क्योंकि वो है ना एनसीईआरटी से बोरिंग किताब नहीं देखी हमने, क्या लिखा रहता कुछ समझ ही नहीं आता है। अब तुम मेरे सामने आते हो, 1.5 घंटे के अंदर मैं तुम्हें पूरा चैप्टर कहानी की तरह पिला के चला जाता हूं। तुम्हें लगता है मूवी चल रही है, सब इमेजिन करा के चला जाता हूं। ये एक ओरल कल्चर है। तुमने पढ़ा नहीं, मैंने बोला, तुमने सुना और तुमने इससे सारी चीजें अपने अंदर ले ली। ये एक ओरल कल्चर है। तो पहले के टाइम पे यूरोप के जो लोग थे वो इलिटरेट हुआ करते थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था। तो ये लोग क्या करते थे, जिस आदमी को पढ़ना आता था वो किताब खरीदता था और बहुत सारे लोग उसको घेर के खड़े हो जाते थे और किताब में जो लिखा है वो सबको पढ़ के सुनाता था। तो पहले यूरोप के अंदर ओरल कल्चर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग फेमस होती गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ना सीखा और नए रीडर्स इमर्ज होना शुरू हुए। अब लोग ओरल कल्चर की जगह रीडिंग कल्चर की तरफ जाने वाले थे।
तीसरा पॉइंट यहां पे बताया गया है कि ओरल कल्चर से रीडिंग कल्चर जाने के कारण लिटरेसी रेट जो था वो धीमे धीमे करके अब बढ़ने लगा था। अब यहां पे ये बताया गया है कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा धीमे धीमे करके कि किस तरीके से लिटरेसी रेट जहां पहले 30-40% में आसपास होता था, एक टाइम पे आके यूरोप में यही लिटरेसी रेट 80% तक हो गया दोस्तों। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि प्रिंट रिवॉल्यूशन के आने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद किस तरीके से नए रीडर्स इमर्ज हुए। जहां पहले सिर्फ थोड़े लोग पढ़ते थे, अब बहुत सारे लोग पढ़ने लगे। तो पहला इंपैक्ट तो ये हुआ प्रिंट रिवॉल्यूशन का। दूसरा इंपैक्ट अगर आप प्रिंट रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट पे आएगा। दरअसल इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसको पढ़ने से पहले क्यों ना मैं आपको एक नई स्लाइड पे एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिश्चियनिटी के बारे में। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथोलिक क्रिश्चियंस हुआ करते थे, कैथोलिक क्रिश्चियंस, ठीक है? अब जो ये कैथोलिक क्रिश्चियंस हुआ करते थे दोस्तों, ये चर्च ने जो बोला, पोप ने जो बोला, ये उसको पूरी तरीके से गांठ बांध के रख लेते थे। चर्च ने ये बोला है तो करना पड़ेगा, पोप ने ये बोला है तो करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा उठाने लगे थे कैथोलिक क्रिश्चियंस के कुछ प्रीस्ट, कुछ चर्च में काम करने वाले लोग। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इसका फायदा उठाने लगे थे क्लर्जी वाले। क्लर्जी वाले इसका फायदा उठाने लगे थे। इन लोगों ने क्या करा, होली बाइबल को लैटिन में छाप दी। अब आम पब्लिक, उसे इंग्लिश आती है, उसे स्पेनिश आती है, उसे फ्रेंच आती है, तुमने बाइबल छाप दी लैटिन में। अब उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा। अब तुम अपने मन से, क्योंकि लैटिन तुमको आती है, उसको नहीं आती है, तुम किताब को कुछ भी अपने मन से पढ़ के उनको समझा रहे हो, तुम कुछ भी अपनी बात कर रहे हो। वो कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बोले बाइबल में यही लिखा है कि बेटी की शादी नहीं हो रही तो 10 लाख रुपए का दान कर दो चर्च को। अच्छा, ये लिखा है बाइबल में? बोले हाँ, देख लो देख लो, पढ़ लो। अब तुमको तो लैटिन आती नहीं है। तो ऐसे में ये क्लर्जी वालों ने आम पब्लिक को खूब बेवकूफ बनाया बहुत टाइम तक। लेकिन बहुत जल्दी कुछ लोगों को ये बात पता चल गई कि ये जो चर्च वाले हैं, ना केवल ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं, बाइबल को मिस इंटरप्रेट करके बता रहे हैं और जानबूझ करके बाइबल को लैटिन में ही छाप रहे हैं, उसको इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश में नहीं छापने दे रहे, क्योंकि फिर लोग भगवान की जगह इनकी पूजा करना बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कैथोलिक क्रिश्चियंस के साथ। आइए अब इधर बात करते हैं। तो जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया, the printing press allowed people to share ideas widely and quickly, enabling debates on religion, politics, society and helping organize collective movements. तो जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते थे, अब वो डिबेट कर सकते थे। चर्च कह रहा है ये तो क्यों, चर्च कह रहा है वो तो क्यों, लोग डिबेट करते थे, लोग क्वेश्चन करने लगे। अब लोग अपने आइडियाज को शेयर करने लगे थे। तो ये पहला पॉइंट यहां पे बताया गया। आगे जाके एक बात बताई गई है मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था 95 थीसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेता है 95 थीसिस के ऑथर कौन है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने किताब लिखी 95 थीसिस और उस किताब में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं, किस तरीके से क्लर्जी वाले जो लोग हैं, वो अपने नॉलेज का, अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके और मेरे जैसे भोले लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी किताब 95 थीसिस के अंदर ऐसी कई सारी चीजें लिखी। इन्होंने इतनी ज्यादा चीजें लिखी, लोगों ने इतना ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया कि धीमे धीमे करके भाई ये जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, बहुत हुआ, आप हमें झूठ बोलते हो, आप हमें बेवकूफ बनाते हो। लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्रिश्चियनिटी के दो टुकड़े हो गए। एक कैथोलिक क्रिश्चियंस के अभी भी जो सगे थे और दूसरे जिन्होंने कहा नहीं, हम क्रिश्चियनिटी को मानेंगे, हम जीसस क्राइस्ट को मानेंगे, हम तुमको नहीं मानेंगे। और इन्होंने अपना नया सेक्ट बना लिया जिनका नाम था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। तो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो बन गए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो बन गए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। अब दो तरीके के क्रिश्चियंस थे।
कैथोलिक क्रिश्चियंस जो अभी भी क्लर्जी, पोप, फादर, प्रीस्ट इनके बारे में अंधा मानते थे, और एक वो लोग जो कहते थे नहीं हमारी पूरी श्रद्धा भक्ति जीसस क्राइस्ट के ऊपर है, आप जो गलत कर रहे हो उसके खिलाफ जाएंगे। तो प्रोटेस्ट करके उन्होंने अपना अलग सेक्ट बना लिया, इसका नाम था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का जो मूवमेंट था उसमें बहुत बड़ा रोल मार्टिन लूथर ने करा था। अब मैं यहां पे 2 मिनट लूंगा, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आप लोग का दूर करना चाहता हूं। हिस्ट्री में 2 मार्टिन लूथर है, एक तो ये मार्टिन लूथर है और एक का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो हिस्ट्री में 2 मार्टिन लूथर है। ये वो मार्टिन लूथर थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म्स किए क्रिश्चियनिटी के अंदर और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की नींव रखी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अमेरिकन थे और अमेरिका में व्हाइट स्किन वाले लोग ब्लैक स्किन वाले लोगों के साथ जो भेदभाव करते थे, रेसिज्म करते थे, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत ही फेमस स्पीच है आई हैव अ ड्रीम। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, तो आपको बनना है यूएसए वाले थे, उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। और मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म्स की बात करी थी। मार्टिन लूथर की किताब का नाम है 95 थीसिस। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक स्पीच दिया था, बहुत फेमस स्पीच था, और उस स्पीच का नाम था आई हैव अ ड्रीम। ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आगे मुझे कम मौका लगता या मौका लगता भी नहीं लगता आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, इसलिए मैंने 30 सेकंड लेके आपको ये बता दिया। तो एक तो ये बात बताई गई, साथ ही साथ कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी थे जैसे कि इरास्मस ये कह रहे थे कि धीमे धीमे करके प्रिंट बढ़ता जा रहा है, अब कुछ भी प्रिंट होने लगा है, और इनको इस बात का डर था कि कहीं प्रिंट से आगे जाके कई सारे रेबेलियस आइडियाज ना शेयर होने शुरू हो जाए। एक सिंपल सी बात है, अगर आज हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट अगर आप कायदे से इस्तेमाल करो तो इंटरनेट से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन इसी इंटरनेट से जहां से तुम ज्ञान अर्जित कर सकते हो, इसी इंटरनेट से तुम बिगड़ भी सकते हो। उसी तरीके से क्या छप रहा है, माना जो आप छप रहे हो उससे आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन कई बार कुछ लोग कुछ भी छाप दिया करते थे जिससे गलीबल लोग पढ़ के रेबेलियस भी हो सकते थे, और यह बात इरास्मस ने उस टाइम पे सबके सामने रखी। क्लियर हो गया? अब तीसरा और अंतिम इंपैक्ट ऑफ प्रिंट हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम 2 इंपैक्ट प्रिंट के पढ़ चुके हैं। पहला कि किस तरीके से नए नए रीडर्स इमर्ज हुए, दूसरा कि किस तरीके से रिलीजियस डिबेट्स हुई और फियर ऑफ प्रिंट शुरू हुआ इरास्मस के कहने पे, और तीसरा और अंतिम प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे बताया गया है प्रिंट एंड डिसेंट में कि पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर अलाउ डाइवर्स इंटरप्रिटेशन इवन अमंग द पुअर। पहले प्रिंट सिर्फ बाइबल सिर्फ लैटिन में छापी जाती थी, लेकिन प्रिंट अब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, अब लोग इंग्लिश में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, हर लैंग्वेज में बाइबल छाप रहे थे। इससे अब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे बाइबल का, अपने अपने तरीके से। यही बात इरास्मस ने कही थी थोड़ी देर पहले कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत सारे रिबेलियस आइडियाज निकल जाएं। तो यही बात बताई गई है कि किस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे थे। यहां पे बहुत फेमस आदमी के बारे में बताया गया है 16th सेंचुरी का, 16th सेंचुरी यानी कि 1500 से लेकर 1599 की बात हो रही है। यहां पे हम एक इटालियन मिलर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मेनोक्कियो। मेनोक्कियो ने बाइबल को इंटरप्रेट किया और इसने इटली के लोगों को बोला कि चर्च गलत कर रहा है और चर्च को चैलेंज करना शुरू किया। धीमे धीमे करके चर्च के लोगों को समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। अब सब लोग बाइबल को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और सब जा जाके ये बोल रहे हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियंस के जो क्लर्जी डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, जो ये चर्च वाले लोग हैं, जो ये प्रीस्ट हैं, जो ये फादर हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो आगे जाके जो चर्च थे उन्होंने कई सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स कर दिए और साथ ही साथ इनने 1558 में इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स निकाल दी। यानी चर्च वालों ने कहा इनफ इज इनफ, अब हम एक लिस्ट निकालेंगे और इस लिस्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या छापना, क्या पढ़ना अलाउड है और क्या नहीं है, ताकि ये मेनोक्कियो जैसे लोग, मार्टिन लूथर जैसे लोग, ये जैसे लोग लोगों को भड़का ना सके और इनके खिलाफ ना ले जा सके।
तो चर्च ने 1558 इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स निकाल दी थी, ताकि इस तरीके से जो लगातार डिसेंट होता जा रहा था, लोग चर्च के खिलाफ होते जा रहे थे, उसको रोका जा सके। तो आपने इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन पढ़ लिया दोस्तों। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चलो। अब आगे बताया गया है क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है आपको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि 594 एडी के आसपास चाइना में प्रिंट कैसे होता था। आपको करना है वीडियो इसी वक्त पॉज, 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के पोस्ट करना है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो आपने 4 ऑप्शन देखे और इस 4 ऑप्शन में मैंने आप लोग को बता रखा है कि किस तरीके से चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी, हैंड प्रिंटिंग यूजिंग वुड ब्लॉक्स। तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब सही होगा 2। तो जितने बच्चों ने 2 बोला है उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताइए 95 थीसिस किसने लिखी थी? पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तब तक हम थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं दोस्तों। बताइए सही जवाब क्या है? बता दिया आप लोगों ने आंसर? बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने बबुआ सर लिखा है, बेटा एग्जाम आ गया, सुधर जाओ। जितना प्यार तुम करते हो हम भी करते हैं, लेकिन ऐसा ना करो। बेटा 95 थीसिस लिखी थी मार्टिन लूथर ने। तो जितने बच्चों ने इसका जवाब 3 लिखा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चाइना में हब बना था प्रिंटिंग का, बताइए कौन सा शहर? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। बताइए क्या आप लोगों ने भी वही जवाब दिया है जो मैं सोच रहा हूं? बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है 2 इज द राइट आंसर, शंघाई। तो ये 3 क्वेश्चन थे। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं कि बताइए जापान की सबसे पुरानी किताब का नाम क्या है? पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपने भी वही जवाब दिया है जो मैं सोच रहा हूं? इसका सही जवाब है दोस्तों डायमंड सूत्रा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? अगला टॉपिक आता है रीडिंग मेनिया क्या है और रीडिंग मेनिया का इफेक्ट्स क्या है। अब आपको यह बताना है, ठीक है? रीडिंग मेनिया यहां पे बताया गया है, पहला पॉइंट यह बताया गया है, द प्रिंटिंग प्रेस लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू रीडिंग पब्लिक बिकॉज द बुक्स वर चीप एंड दिस। ये तो मैं तब से सिखाता आ रहा हूं आपको कि प्रिंटिंग प्रेस, पेपर, इन सब चीजों के इन्वेंशन के कारण ना केवल अब किताबें जल्दी छप रही थी, सस्ती छप रही थी। इससे बहुत सारे नए रीडर्स बन के तैयार हुए। तो यह बात मैं आपको तब से सिखाता आ रहा हूं। आगे बढ़िए। अब किताबें जो थी, यहां पे ये वाली बात बताई गई कि पहले किताबें या तो रिलीजन के लिए होती थी और या तो किताबें, जैसे चाइना के केस की बात करें तो किताबें किसी राजा के लिए हुआ करती थी, उसकी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हुआ करती थी। लेकिन अब किताबें जो थी वो डाइवर्स होने लगी थी। अब रोमांटिक प्लेज, फिक्शनल्स, मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स, कुकिंग वाली फोटो मैगजीन्स, ये सब प्रिंट होने लगा था। तो यहां पे ये बताया गया कि किस तरीके से जो ऑडियंस थी, नई नई ऑडियंस जो थी, वो अट्रैक्ट हो रही थी प्रिंटिंग की तरफ। और इसी फिनोमिना को, इसी एरा को रीडिंग मेनिया कहा गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रीडिंग मेनिया। मैं आपको 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा रीडिंग मेनिया के इफेक्ट। यह आपको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 5 पॉइंट सीखने पड़ेंगे। पहला इफेक्ट यह बताया गया है कि भाई 18th सेंचुरी तक आते आते यूरोप का लिटरेसी रेट 80% तक बढ़ गया। कैन यू इमेजिन? यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पे ज्यादातर लोगों को 30-35% लोग ही से पढ़े लिखे थे, बाकी लोगों को पढ़ना नहीं आता था। लेकिन प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन आने के कारण, रीडिंग मेनिया आने के कारण अब लोगों ने पढ़ना चालू किया और लिटरेसी रेट 80% बढ़ गया। साथ ही साथ किस तरीके से इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स का इन्वेंशन हुआ। पेनी चैपबुक्स इस तरीके की छोटी छोटी किताबें हुआ करती थी और ये किताबें जो वर्कर्स होते थे वो अपनी पॉकेट में रखते थे। आज जैसे आप लोग की पॉकेट में मोबाइल रहता है, आप कहीं भी बैठे होते हो तो आप धीमे से जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपना मोबाइल निकाल लेते हो और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। कई बार इनवॉलंटरी हमसे होने लगता है कि मोबाइल पॉकेट से निकाल के स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। उस टाइम के जो इंग्लैंड के वर्कर्स थे वो अपनी पॉकेट में चैपबुक्स रखते थे। पेनी चैपबुक्स, पेनी क्योंकि पेनी की आती थी और चैपबुक्स क्योंकि छोटी होती थी। और जब इनका लंच होता था या जब इनके पास फ्री टाइम होता था, उसको निकाल के ये लोग रीड करना शुरू कर देते थे।
अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू नाम की किताब छापी जाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम लोग ज्यादा महंगा रफ रजिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो एक वो काले पन्ने वाला रफ रजिस्टर आता है जो बहुत सस्ता होता है, 20 रुपए में इतना मोटा रजिस्टर आ जाता है। वो एकदम काले पन्ने वाला रजिस्टर होता है, उस पर आप पेंसिल से लिखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, और अगर आप जेल पेन से या कोई और पेन से गड़ा गड़ा के लिखोगे तो दिखाई देगा। तो मैं वो वाला रजिस्टर खरीदा करता था क्योंकि औकात ही नहीं थी महंगा वाला खरीदने की। उसी तरीके से फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू नाम की किताब छपी जाती थी। ये जो ब्लू कलर का पेपर होता था ये बहुत चीप, बहुत सस्ता सा, बहुत पतला सा पेपर होता था। इससे फ्रांस के गरीब लोग भी अब किताब को अफोर्ड कर सकते थे। साथ ही साथ बताया गया है कि किस तरीके से एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स वगैरह छपने लगे। जैसे आज हमारे घरों में पंचांग होता है, उस कैलेंडर को देख के आपको पता चल जाता है कब अमावस्या, कब पूर्णिमा है, कब ये जयंती है, कब ये फेस्टिवल है, सब पता चल जाता है एक कैलेंडर में। तो ऐसे कैलेंडर्स, ऐसी डायरीज बनने लगी जो लोगों को रिलीजन के बारे में बताएं कि आज ये दिन है, कल वो दिन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पे बताया गया है कि अब लोग केवल फिक्शनल, केवल रोमांटिक, केवल रिलीजियस किताबों की जगह अब ज्ञान वाली किताबें पढ़ने लगे थे। यह वही टाइम था जब आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन दे दिए थे और आइजैक न्यूटन की किताबें छपने लगी थी। उनकी डिस्कवरीज, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरीज की किताबें छपने लगी थी। लोग ये किताबों को पढ़ के लोगों के लिए, लोगों के अंदर साइंस के लिए इज्जत बढ़ने लगी। अब वो लोग भी साइंस पढ़ने के लिए इंस्पायर होने लगे। साथ ही साथ फेमस पोएट्स, फेमस राइटर्स जैसे कि थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक रोसेयू, ऐसे करके लोगों की किताबें, ये ऐसे फिलोसोफर थे जो अपनी किताबों में लोगों को वो चीजें बताते थे जो आम आदमी ने सोची नहीं होती थी। एक आम आदमी का सोचने का दायरा लिमिटेड होता है, लेकिन जो ये फिलोसोफर्स होते थे इनके पास इतना ज्ञान होता था कि ऐसी ऐसी बात बोल जाते थे, लोग बोलते थे ओ भी यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे फिलोसोफर्स की किताबें छपने लगी और ये रीडिंग मेनिया को बहुत ऊपर तक लेकर चली गई। अब यहां पे बताया गया है कि प्रिंट की पावर को आप कैसे शो करोगे। 2 पॉइंट से बताऊंगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ प्रिंट। पहला पॉइंट यहां पे ये बताया गया है कि प्रिंट आने के बाद अब लोगों को यह लगने लगा था कि अब हम लोग वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। एक टाइम था जब दुनिया में 90% कंट्रीज में मोनार्की हुआ करती थी, यानी या तो राजा या तो रानी का रूल हुआ करता था। लेकिन अब जो लोग थे, अब लोग को लगता था कि नहीं, हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी को हम फ्री कर सकते हैं डेस्पोटिज्म से। अब ये राजा रानी का रूल हम हटा सकते हैं। सोसाइटी में जो क्लासिफिकेशन बना रखे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो लोग अब इस तरीके की बातें करने लगे थे। लोग कहते थे अब हम रीजन की बात करेंगे, अब हम इंटेलेक्ट की बात करेंगे। बहुत हुई धक्यानुसी बातें कि तुम राजा इसलिए हो क्योंकि तुम्हें जीसस का, अरे किसने कहा, कहां लिखा है, बाइबल में किस पन्ने में लिखा है ये बात। तो लोग हर चीज के पीछे रीजन और इंटेलेक्ट की बात करने लगे थे। अब मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं ये एमसीक्यू में ना केवल आज पूछी जाएगी, आज मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड में भी पूछी जा सकती है। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर ये वो थे जिन्होंने कहा था प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। यहां से आपको एमसीक्यू बनता है। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रिंटिंग और फ्रेंच कल्चर के बारे में बात करते हैं। सर आपने कहा प्रिंटिंग में बहुत पावर है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था झूठ मत बोलना। अच्छा मैंने कहा था, आपने कहा था कि एक टाइम पे 90% इलाके में मोनार्की हुआ करती थी। तो अगर प्रिंटिंग में इतनी ही पावर है तो 90% इलाके में मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ कैसे गए, आप ये बता दो। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले मोनार्की से डेमोक्रेसी की लड़ाई शुरू हुई थी फ्रांस में, और यह बात तुम जानते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में। अब आइए देखें, बताता हूं कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और प्रिंट कल्चर कनेक्टेड है, किस तरीके से प्रिंट के कारण फ्रांस के लोगों ने क्रांति शुरू करी, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ की। तो पहला पॉइंट यहां पे यह बताया गया है कि किस तरीके से जो फिलोसोफर्स थे, जो एनलाइटेंड थिंकर्स थे, उन्होंने अपनी किताबें, अपने व्यूज को अपनी किताबों में छापा। उन्होंने दुनिया देख रखी थी। उन्होंने लोगों को बोला अबे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खुद के लोगों की सरकार है,
लोग वोट देते हैं, जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो आने वाले 5 साल तक के लिए देश को रूल करता है। 5 साल बाद वापस से वोटिंग होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वापस इसको वोट देके पावर में लाओ, नहीं तो किसी और को लेकर आओ। इन्होंने दुनिया घूम रखी थी, इनके दिमाग में आइडियाज आते थे, इनने हिस्ट्री पढ़ रखी थी। तो ये जो एनलाइटेंड थिंकर्स हुआ करते थे, ये सब कुछ अपनी किताबों में छापने लगे और इन्होंने लोगों से कहा कि अब हम लोगों को हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो सुपरस्टिशंस है, सुपरस्टिशन का मतलब होता है किसी तरीके का हिंदी वर्ड, रुको मैं आएगा मैं तुम लोग को बता, अंधविश्वास। हमारे जो अंधविश्वास है, हमारे जो ट्रेडिशन है, या जो ऑटोक्रेसी हो रही है हमारे देश में, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। इन्होंने कहा कि अब हमें क्वेश्चन करना होगा, क्रिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग की तरफ जाना होगा। और ऐसे में जीन जैक रोजियो, जॉन लॉक, वोल्टेयर, ऐसे करके फिलोसोफर्स जो थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो 2-3 फिलोसोफर्स के नाम आपको पता होने चाहिए जो तुम यहां लिख के आ सकते हो। अब फिलोसोफर तो लिख गए, लोगों ने तो पढ़ लिया, तो फिर आगे क्या? तो सेकंड पॉइंट यहां पे ये बताया गया है कि ऑल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस वर री-इवैल्यूएटेड and discussed as public and has recognized power, reason and necessity to change the ideas of belief। तो इनकी किताबों को पढ़ने के बाद लोगों ने कहा आओ वापस बैठे, री-इवैल्यूएट करें। क्या सोसाइटी के 3 स्टेट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्यों इसको रीचेंज करो? क्या सोसाइटी का लीडर राजा होगा, क्यों इसको चेंज करो? क्या हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्यों आओ इसको चेंज करो? तो सोसाइटी की जितनी भी पुराने ट्रेडिशन, कल्चर, सुपरस्टिशंस थे जो गलत थे, इन्होंने उसको चेंज किया। समझे आप? और लास्ट पॉइंट यहां पे ये बताया गया है कि बाय 1780s इस तरीके का लिटरेचर आने लगा था जिसमें राजा को ना केवल मॉक किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था। इससे पहले राजा की जो भी फोटो होती थी उसमें उसको डिवाइन दिखाया जाता था। ओ माय गॉड, हवा में उड़ रहे हैं, एकदम स्किन चमक रही है, बाल तो इतने एल्विस प्रेस्ली की तरह घने हो रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस तो हो रणवीर सिंह शर्मा जाए, राजा को ऐसा दिखाया जाता था। लेकिन पहली बार प्रिंट रिवॉल्यूशन आने के बाद फ्रांस में राजा को मॉक करने लगे। मोटा सा आदमी दिखा दिया, गंजा सा आदमी दिखा दिया, बोना सा आदमी दिखा दिया, ताकि लोगों को बताया जा सके तुम और हम में से ही एक है, कोई कहीं की तोप नहीं है। तो ऐसे कैरिकेचर्स बनाने लगे जिसमें राजा को मॉक किया जाना शुरू किया, इंसल्ट करना शुरू करी गई। और इन सब चीजों के कारण लोगों के अंदर एक भावना जगी, उनके अंदर एक हिम्मत आई, अरे हम तो इनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, अरे हम तो इनके खिलाफ भी तख्ता पलट कर सकते हैं। तो ये चीज यहां बताई गई है। क्लियर हो गया? अब यहां पे बताया गया 19th सेंचुरी की बात आते हैं। 19th सेंचुरी में आने के बाद 3 चेंजेस हुए। अब हमें यह समझना है, फिर हम इंडिया में प्रिंट कैसे आया वो समझेंगे और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि मैं आपको पूरे चैप्टर 1.5 से 2 घंटे के अंदर वन शॉट्स में दे रहा हूं। मैं आपको एक गारंटी देके बोलना चाहता हूं कि दीज लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट। ना केवल आपका रिवीजन हो जाएगा, आप देखोगे आपके नंबर्स आते हुए। मुझे इतने सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ गए प्री बोर्ड में, हमने इतना अच्छा मिड टर्म में किया और अब तुम्हारा वक्त है। मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। दिन दिन रात रात की मेहनत है ये मेरी, और मैंने पूरे रिफाइन तरीके से लेक्चर्स बनाए। भरोसा रख बस तू मेरे पे। 19th सेंचुरी की बात करते हैं दोस्तों। 19th सेंचुरी, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से लेकर 1899 का वक्त था। यह वो वक्त था जब पहले तो सबसे पहले यहां पे बताया गया है कि स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा यूरोप में। इससे पहले यूरोप में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, सिर्फ अमीरों के बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया। 5 से 11 साल का बच्चा हो या फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक आपको पढ़ना कंपलसरी है। अब बच्चा स्कूल जब जाएगा तो उसे बुक्स चाहिए, उसे कॉपी चाहिए, तो एक नया मार्केट खुल गया। इससे पहले लोग रिलीजन की किताबें पढ़ रहे थे, फिर चेंज हुआ, लोग रोमांटिक किताबें, फिक्शनल किताबें पढ़ने लगे, फिर और चेंज हुआ, महिलाएं रेसिपी वाली किताबें पढ़ने लगी। अब मैं कह रहा हूं बच्चों की किताबें चाहिए, और 1-2 नहीं, सारे बच्चों के लिए किताबें चाहिए।
मैथ्स की, साइंस की, लैंग्वेज की। तो एक नया मार्केट बन के तैयार हो गया कि और अब इन बच्चों के लिए किताबें बनाओ। अब जब ये बच्चों को पढ़ना आ गया तो पढ़ने लगे, तो फिर इन्होंने कहा हमारे लिए भी कुछ एंटरटेनमेंट का जुगाड़ हो जाता। तो इसके लिए फ्रांस में किस तरीके से, फ्रांस में 1857 में चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई। इस प्रेस के अंदर केवल बच्चों के लिए कॉमिक बुक्स, बच्चों के एंटरटेनमेंट की बुक्स, जिसमें उनकी पोम्स होती थी, एनिमल्स के कार्टून्स होते थे, ऐसी ऐसी चीजें पब्लिश होना शुरू हो गई। साथ ही साथ यहां पे बताया गया कि किस तरीके से जर्मन ग्रिम ब्रदर्स जो थे, जिनकी फोटो मैंने यहां लगा रखी है, ये जर्मन ग्रिम ब्रदर्स जो थे, इन्होंने कई सारी फोक स्टोरीज वगैरह लिखी थी 1812 के अंदर जर्मन लैंग्वेज के अंदर। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि एनीथिंग दैट वाज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन वाज नॉट पब्लिश्ड। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज इंटरनेट पे सब मौजूद है, आप जो देखना चाहो देखो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तब भी उनकी आंखों के सामने पड़ जाती हैं। लेकिन उस टाइम के लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि ठीक है, अब हम बच्चों के लिए किताबें छाप रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए छाप रहे हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए छाप रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु ऐसा कुछ नहीं पब्लिश करेंगे जो बच्चों के लिए ना हो। तो ये बात यहां पे बताई गई है दोस्तों। 19वीं सेंचुरी में बताया गया है, औरतों के बारे में बताया गया है। हमने अभी बच्चों के बारे में पढ़ा पहले, अब हम 19वीं सेंचुरी में औरतों के लिए क्या प्रिंट हो रहा था। तो यहां पे बताया गया कि औरतों के इंटरेस्ट के लिए कई सारी किताबें बनने लगी। अब भाई सबका अपना अपना टेस्ट होता है। कुछ औरतें कि एक अच्छी हाउसवाइफ कैसे बने, एक अच्छी मां कैसे बने, एक अच्छी लेडी कैसे बने, क्या एलिगेंस होना चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए, इस तरीके की किताबें पढ़ने लगी। तो कुछ औरतें हाउसकीपिंग के बारे में कि घर को कैसे रखना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कैसे पर्दे रखने चाहिए, कैसी बेडशीट होनी चाहिए, ये सब की किताबें पढ़ने लगी। तो औरतों के इंटरेस्ट की किताबें आने लगी। जैसे मेरी मम्मी है, उनका पूरे दिन फेसबुक पे वीडियो देखती रहती हैं, ये बनाने की रेसिपी, वो बनाने की रेसिपी। मैं हर कभी उनको टॉन्ट मारते रहता हूं, बस आप वीडियोस ही देखो, ये नहीं कभी बना के खिला दे। फिर वो कहती है हाँ जैसे तुम भूखे तो मर रहे हो। फिर मैं कहता हूं हाँ ये मेरा जीरो फिगर ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि किस तरीके से कि शुरुआत में इस तरीके की किताबें छपी, लेकिन आगे जाके रेसिपीज की किताबें, फैशन के ऊपर किताबें, रोमांटिक किताबें, ये सब भी महिलाओं के लिए छापी गई। यहां पे कुछ ऑथर्स के नाम बताए गए, जैसे कि जेन ऑस्टिन, इसके अलावा ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इसके अलावा जॉर्ज एलियट। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बुक्स पब्लिश करी वुमेन को ध्यान में रखते हुए। इनकी किताबें इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस हुई क्योंकि ये इनकी जो किताबें होती थी वो महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना सिखाती थी। वो महिलाओं को ये सिखाती थी कि आप खुद सोचने के लिए केपेबल हो, आपके लाइफ के डिसीजन आप लो, आपका पति नहीं लेगा। आपको बाहर जाके नौकरी करनी करो, आपको बिजनेस करना है करो, सिर्फ आप घर तक सीमित नहीं हो, आप बाहर निकलो, अपने डिसीजन खुद लो, बाहर निकलो। तो ये भी चीज यहां पे बताई गई है। साथ ही साथ लास्ट चीज यहां पे बताई गई कि किस तरीके से 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में कई सारी लैंडिंग लाइब्रेरीज बनाई गई थी। अभी भी किताबें जो होती थी वो किताबें बहुत ज्यादा महंगी होती थी, तो फिर क्या किया जाता था कि इस तरीके की लाइब्रेरी होती थी, आप जाइए, आप वहां पे 1 पेनी 2 पेनी 3 पेनी दीजिए, आपको किताब 15 दिन के लिए मिल जाएगी। 15 दिन आप वो किताब को पढ़िए उधार लेकर, 15 दिन बाद आइए और आप 3 पेनी देके दूसरी किताब लैंडिंग करके ले जाइए, उधार लेकर चले जाइए। तो इस तरीके से उधार में लाइब्रेरीज में आप किताब ले लेके पढ़ सकते थे। जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक किताब थी, उसका नाम था वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। वो जो किताब थी, उस किताब की खासियत ये थी, इतनी मोटी किताब थी और मेरी बुआ ने मुझे दी थी, 1500 रुपए की किताब थी, मुझे याद है। उस किताब में ना फोटोज बनी रहती थी, क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं, तो उसमें फोटो होती थी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी और दुनिया का सबसे छोटा आदमी, दुनिया की फास्टेस्ट कार, उस टाइम पे बुगाटी वेरॉन हुआ करती थी, उसकी फोटो होती थी। हम लोग सारे लड़के कहते थे ये तो मैं लूंगा, मैं कहा मैं ब्लैक लूंगा, मेरा दोस्त कहता मैं पिंक लूंगा, मैंने कहा पागल। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बादलों के ऊपर है, दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, दुनिया का सबसे बड़ा इसका प्लेयर उसका प्लेयर, सब कुछ उसमें फोटोज हुआ करती थी। मैंने वो किताब की इमेजेस रट ली थी, इतनी बार देख ली थी, और जब मेरा हो जाता था तो मैं दूसरे को दे देता था, 2-3 दिन वो रखता था, वो पढ़ता था, ऐसे करके पूरी क्लास ने वो पूरी किताब पढ़ रखी थी। तो ये भी एक लैंडिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जैसे ही कुछ कुछ था। साथ ही यहां पे बताया गया कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते पहले क्या हुआ था, इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रखा था, ठीक है।
और खूब सारी इंडस्ट्रीज खोल दी गई थी। उस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग गांव से आने लगे थे, आदमी औरत इवन बच्चे तक काम करते थे। लेकिन इस इंडस्ट्रीज में इनके साथ बहुत बहुत काम करवाया जाता था, सैलरी कम देते थे, वर्किंग कंडीशंस भी बहुत खराब थी। लेकिन धीमे धीमे करके इन वर्कर्स ने अपने राइट्स की डिमांड करना शुरू कर दी और इन्होंने कहा नो 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 नो, अब हम काम ठीक है जितना कर रहे हैं, लेकिन हम इससे इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो जब वर्कर को राइट्स मिले तब इनके पास सेम काम को करने के लिए कम टाइम था, तो अब ये खुद कुछ पढ़ सकते थे, अपने ऊपर कुछ टाइम कंज्यूम कर सकते थे। तो इन लोगों ने अपना जो टाइम बचा उस पर बुक्स पढ़ना और लिखना चालू कर दिया। तो ये भी आपको 19वीं सेंचुरी के बारे में बताया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो है फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंट। प्रिंट में क्या क्या इनोवेशंस आए दोस्तों, ये बताइए। प्रिंट में क्या क्या इनोवेशंस आए? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ये गलत मत करके आइएगा। तो सबसे पहले यहां पे रिचर्ड एम हो के बारे में बताया गया है, जिन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी। ये देख सकते हैं आप रिचर्ड एम हो की फोटो और इनकी पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। ये पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस क्या करती थी, इस तरीके का एक सिलेंडर हुआ करता था। यह सिलेंडर मैं आप लोग को दिखाई देता हूं, इस तरीके का एक सिलेंडर हुआ करता था और इस सिलेंडर में अल्फाबेट लगे होते थे। इस पे इंक लगाते थे और इस सिलेंडर को पेपर के ऊपर ऐसे करके रोल कर देते थे और ये पावर से चलता था। एक आदमी रोल नहीं कर रहा है, ये पावर से चलता था, कट 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 ये घूमता जाता था और नीचे पेपर पे प्रिंट होता जाता था। तो रिचर्ड एम हो जो थे उन्होंने पहली पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस की इन्वेंशन करी थी। इससे 8000 शीट्स एक घंटे में प्रिंट होने लगी थी दोस्तों। इसके बाद ऑफसेट प्रेस का इन्वेंशन हुआ था, जिससे एक बार में आप 6 कलर प्रिंट कर सकते थे। अभी तक सब ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होता था, लेकिन ऑफसेट प्रिंट्स के बाद, ऑफसेट प्रेस के बाद एक बार में आप 6 कलर प्रिंट कर सकते थे। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर्स आ चुके थे। ये फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर जो थे ये बहुत सारे कलर्स को प्रिंट करने के केपेबल थे। और लास्ट किस तरीके से डस्ट कवर का इन्वेंशन हुआ था। डस्ट कवर क्या होता है भाई, जो बहुत महंगी किताबें होती हैं उनका जो फ्रंट पेज होता है यानी जो कवर होता है, उस कवर के ऊपर एक जैकेट जैसा पहना दिया जाता है, जैसा आप इस पे देख सकते हो। तो ये जो किताब है, किताब के कवर के ऊपर एक जैकेट पहना दिया जाता है मोटा सा। वो जैकेट भी पेपर का ही होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि उसका कवर बचा रहता है और किताब की लाइफ बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये 4 इन्वेंशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक रिचर्ड एम हो का, यहां से एमसीक्यू भी आज की क्लास में मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। रिचर्ड एम हो का पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, जिससे 8000 शीट एक घंटे में छपती थी। इसके अलावा ऑफसेट प्रेस, जिससे एक बार में 6 कलर्स प्रिंट होते थे। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, जो बहुत सारे कलर्स में वेरिएशन कर सकता था। और लास्ट डस्ट कवर, जिससे किताबों की लाइफ बढ़ जाती थी, वो बहुत जल्दी वियर नहीं होती थी, वियर एंड टीयर नहीं होता था उसमें। सर एक बात तो देखिए, आप गोरों को बहुत पसंद करते हो। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपने सिर्फ अमेरिका, चाइना, यहां तक चलेगा, इंडिया की बातें नहीं कर रहे हो। ये लीजिए, यही हमारा आखिरी टॉपिक है, प्रिंट इन इंडिया। इंडिया में जो प्रिंट है कोई नया नहीं था। इवन ये जो तुमको मैं बता रहा हूं ना, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब बच्चे हैं हमारे सामने। हमारे वहां प्रिंट इतना पुराना है। हमारे वहां के जो साधु हुआ करते थे, सेज हुआ करते थे, वो क्या करते थे, पत्तियों को सुखा के उन पत्तियों के ऊपर लिखा करते थे, जिसे कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। तो पत्तियों को लिया, उसको सुखाया और उसके ऊपर लिखते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ज्यादातर जो हमारे वहां प्रिंट था वो या तो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और बहुत हद तक वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पाया गया है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। जैसे तमिलनाडु में तमिल चलती है, केरला में मलयालम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, ऐसे करके वर्नाकुलर लैंग्वेज संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन में ही हमें दिखे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे, ये पेपर को सुखा के बनाए जाते थे। अब ये पेपर बहुत फ्रेजाइल होता था। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, ये टूट सकता था। सोचो ना, पत्ती अगर तुम सुखा दोगे तो पत्ती को सुखा दोगे तो कितनी ज्यादा वो हो जाएगी, जरा से में टूट जाएगी। तो ये साधु लोग खुद अपने पास रखते थे, ये शेयर नहीं करते थे और खुद भी एकदम ऐसे ऐसे करके यूज करते थे, एकदम धीमे धीमे पलटाते थे कहीं टूट ना जाए। तो यही बात बताई गई, इसके कारण इंडिया में प्रिंट जो था वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया जैसे यूरोप में हो गया था।
क्योंकि हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। फिर इंडिया में सर प्रिंटिंग कैसे आई? आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, हो सकता है। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग आए थे। नेदरलैंड से डच लोग आए थे, पोर्चुगीज लोग आए थे, ऐसे करके डेनमार्क के लोग आए थे, इंडिया के अंदर कई सारे लोग आए थे। फिर इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हुई। एक दूसरे का कभी शिप डुबा देते थे, कभी एक दूसरे के महल पे हमला कर देते थे। और इन सब में जो विनर निकल के आया, विक्टर निकल के आया, वो थे ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया के ऊपर राज कर लिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे राज कर लिया था, लेकिन किंतु परंतु पोर्चुगीज लोगों ने गोवा पे अच्छा खासा होल्ड बना रखा था और गोवा इनका हो रखा था। तो जो पोर्चुगीज लोग आए गोवा में, तो ये अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्या ये इंडिया के लोगों को एसएसटी पढ़ाना चाहते थे? नहीं, ये इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस इसलिए लेकर आए क्योंकि पोर्चुगीज लोग क्रिश्चियन थे और इंडिया के लोग या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम्स थे। ये चाहते थे कि इंडिया के लोग कन्वर्ट हो जाएं और ये लोग भी क्रिश्चियंस बन जाएं। क्यों? क्योंकि अगर ये इनके ऊपर रूल करना चाहते हैं और अगर इनका रिलीजन और इनका रिलीजन अलग अलग होगा तो रूल करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये भी क्रिश्चियन और ये भी क्रिश्चियन होंगे तो इनका रूल करना आसान होगा, इनको कंट्रोल करना आसान होगा। तो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए पोर्चुगीज लोग सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए गोवा में। कब लेकर आए? ये लेकर आए 16th सेंचुरी के मिड में, यानी कि लगभग 1550 में। फिर आगे जाके बताया गया है 1579 में पहली तमिल बुक छापी गई और 1703 में पहली मलयालम बुक छापी गई। और अगेन दोनों क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए छापी गई थी। इनके साल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद बताया गया कि किस तरीके से 1780 में बंगाल गैजेट नाम की एक वीकली इंग्लिश मैगजीन निकाली थी जेम्स अगस्टस हिक्की ने। यह एमसीक्यू में पूछा जाता है। आज जैसे कॉफी विद करण आता है, वो जो चचा होते हैं, वो चचा सबके अंदर से गॉसिप निकलवा लेते हैं। कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कहीं भी मूवी कर रहा है, किसने क्या खाया, कौन कहां घूमने गया, ये सब बता देते हैं इसमें। उसी तरीके से जेम्स अगस्टस हिक्की ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉफी विद करण था। ये क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी की गॉसिप छापता था बंगाल गैजेट के अंदर। कौन से ऑफिसर ने ज्यादा नशे कर लिए, किसका अफेयर किससे चल रहा है, किसने कहां चोरी करी, किसका क्या राज है, ये सब कुछ अपनी इस वीकली मैगजीन के अंदर बंगाल गैजेट के अंदर छाप देता था। वो बात अलग है कि आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में पता चल गया और इसको यहां से हटा के पनिशमेंट दे दी गई। उसी तरीके से इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था बंगाल मैगजीन, जिसको गंगाधर भट्टाचार्य जी ने प्रिंट किया था। यह भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि पहले न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बंगाल मैगजीन, गंगाधर भट्टाचार्य जी। ठीक है साहब। एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बताना है किसने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। ये मैंने आपको तब भी कहा था, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। किया? करा तुमने आंसर? झूठ मत बोलो। देखो मैं आंखें निकाल ली, चश्मा निकाल के लेजर निकाल दूंगा आंखों से। दोस्तों इसका सही जवाब है लुई सेबास्टियन मर्सियर। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी? बताइए। पॉज द वीडियो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों बिल्कुल सही। तो जितने बच्चों ने कहा है रिचर्ड एम हो, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी प्रिंट ने कई सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स किए। इंडिया में भी प्रिंट के कारण रिलीजन को लेकर लोग क्वेश्चन करने लगे, डिबेट करने लगे। अब मैं आपको ये हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए बताऊंगा। सबसे पहली बात यहां पे ये बताई गई है कि किस तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स क्लैश हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर द विडो इमोलेशन, मोनोथियज्म, ब्राह्मणिकल वर्शिप एंड आइडल्टरी। अब ऐसे कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा कट्टर थे, जो कहते थे जो हो रहा है वैसा ही होगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे नहीं, अगर कोई चीज रिलीजन में गलत है तो उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है, उस पर डिबेट करने की जरूरत है। तो ऐसे करके दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स हिंदू का, और एक ग्रुप था रिलीजियस रिफॉर्मर्स का, जो चाहते थे रिलीजन में रिफॉर्म्स आए। तो पहला रिफॉर्म ये चाहते थे विडो इमोलेशन का। विडो इमोलेशन का मतलब क्या है?
जब किसी महिला का पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है, वो विडो हो जाती है। और पहले के टाइम पे क्या होता था, जब उसका पति मर जाता था तो औरत को उसकी चिता के ऊपर, उसकी पायर के ऊपर बिठा के जिंदा जला दिया जाता था। दिस वाज विडो इमोलेशन। और रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने कहा ये तो भाई इंसानियत का तो आपने कुचल के रख दी इंसानियत, इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। फिर बताया गया मोनोथियज्म। मोनोथियज्म का मतलब होता है सिर्फ एक भगवान पे बिलीव करना। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, नहीं मल्टीपल गॉड्स हैं, सबके ऊपर हम वो करेंगे। इसके बाद आ जाता है ब्राह्मणिकल वर्शिप। जैसा कि आपको पता है हमारे वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्यास हुआ करते थे। लोग भगवान की जगह ब्राह्मणों की पूजा करने लगे थे। तो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने कहा नहीं, ब्राह्मणिकल वर्शिप्स नहीं होगी। और लास्ट है आइडल्टरी यानी मूर्ति पूजन। रिलीजियस रिफॉर्मर्स कहते थे कि नहीं, मूर्ति पूजन के साथ साथ हमें जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें ये सब करके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद बताया गया है कि यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। अब यहां पे राजा नहीं लगाए गए हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें शॉर्ट में बता देता हूं। राजा राम मोहन रॉय को एक बार केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका नाम था राम मोहन रॉय, लेकिन इनके नाम के आगे टाइटल लगाया गया था राजा। इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर द सेकंड। अकबर द सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था कि भाई साहब आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच राजा जैसी है, आप राजा हैं। तो राम मोहन रॉय जो थे ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ये चाहते थे हिंदू रिलीजन में जो गलत चीजें उनको सुधारा जाए, और इसके लिए इन्होंने एक चीज बनाई थी, एक चीज लिखी थी, इसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, ये संवाद कौमुदी में हिंदू रिलीजन में जो भी गलत चीजें हैं ये उसके लिए लिखते थे। तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो चिढ़ गए इनसे। उनको लगता था कि तुम हमारे लोगों को भड़का रहे हो, हमारे रिलीजन को बदनाम कर रहे हो। तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उन्होंने संवाद कौमुदी के अगेंस्ट समाचार चंद्रिका छापना शुरू कर दिया, ताकि संवाद कौमुदी में जो चीज लिखी जाए उसको ये लोग काउंटर कर सकें दोस्तों। ठीक है, यहां से एमसीक्यू पूछ लेता है संवाद कौमुदी किसने लिखी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। इसके अलावा जन ए जहांनामा और शमशुल अकबर जैसे पर्शियन न्यूज़पेपर भी लिखने शुरू हो गए थे इसी टाइम पे। ये दोनों पर्शियन न्यूज़पेपर का नाम याद रख लीजिए। सर हिंदू हो गया, आइए मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो भाई जो नॉर्थ इंडिया के उलेमा जो थे उनको दिख रहा था कि इंडिया में जो ये ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज लोग हैं ये इनका एक ही मकसद है कि लोगों को कन्वर्ट कर दो, और ये इस चीज से वरीड थे कि कहीं मुस्लिम्स भी कन्वर्ट ना होने लगे। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन कल्चर के इन्फ्लुएंस में आना ना आ जाए लोग, और मुगल डायनेस्टी जो लगातार डिक्लाइन हो रही है इसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया, खूब सारे इन्होंने सस्ते सस्ते लिथोग्राफिक प्रेसेस बनाई, सस्ता सस्ता लिटरेचर छापना शुरू किया जिससे गरीब इंडियन उसको पढ़ सके, उसको बताया जा सके कि भाई इनका ये मोटिव है, इनके मोटिव में आना मत, ये ऐसा कर रहे हैं, इनकी बात मानना मत। तो ऐसे करके चीप लिथोग्राफिक पेपर्स बनाए गए ताकि इनको इन्फ्लुएंस से बचाया जा सके। यहां पे बताया गया है पर्शियन और उर्दू में कुरान छापी गई। आपको पता होगा कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम, और कुरान शुरुआत में अरेबिक में थी। तो कुरान का पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन करा गया क्योंकि इंडिया का जो व्यक्ति था वो उर्दू पढ़ता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रिलीजियस पीरियोडिकल छापे गए, ये भी बता दिया गया। इसके अलावा देवबंद सेमिनरी के बारे में बताया गया है। देवबंद सेमिनरी जो थी ये फतवा इशू करा करती थी। फतवे क्या होते हैं? तो ये बेसिकली बताते थे इस्लाम के फॉलोअर्स को कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, कि ये करना है ये नहीं करना है। तो ये बेसिकली डिसाइड करते थे और ये बताते थे अपने फॉलोअर्स को, इस्लाम के फॉलोअर्स को, कि ये करिएगा ये नहीं करिएगा। इवन कई बार कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए कि अगर कोई इंसान है जिसने ऐसा कुछ किया जो एंटी इस्लाम है, इस्लाम में था लेकिन उसने कोई ऐसी चीज कर दी जो एंटी इस्लाम है, तो उसके खिलाफ फतवा इशू हो जाता था कि आप माफी मांगिए नहीं तो आपको हम पनिशमेंट देंगे। तो ये सारी चीजें भी बताई गई हैं। लास्ट यहां पे बताया गया कि किस तरीके से तुलसीदास रामचरितमानस जो था वो 16th सेंचुरी के अंदर पहली बार प्रिंट हुआ था कैलकाटा के अंदर। साथ ही साथ 2 प्रेस, यहां से एमसीक्यू बनता है, यहां से दोस्तों एमसीक्यू बनता है।
एक है नवल किशोर प्रेस लखनऊ में, और एक है श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे की। ये दो प्रेस ऐसी हैं जो रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस चीजें छापा करती थी, हिंदू रिलीजन की चीजें। एक नवल किशोर प्रेस लखनऊ की और एक श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे की दोस्तों। इसके बाद बताया गया है कि प्रिंटेड रिलीजियस टेक्स्ट रीच अ लार्ज ऑडियंस स्पार्किंग डिबेट्स एंड डिस्कशन अमंग डिफिकल्ट रिलीजन। और कई बार जब एक रिलीजन का व्यक्ति अपना रिलीजन की किताब छाप रहा है, दूसरा रिलीजन का व्यक्ति अपने रिलीजन की किताब छाप रहा है, तो कई बार इनके बीच में डिबेट, डिस्कशन और कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। तो यह भी देखा गया है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया में राजा रवि वर्मा जो थे, जिनकी फोटो यहां बना रखी है, इन्होंने एक विजुअल कल्चर की स्टार्ट करी थी। विजुअल कल्चर यानी कि सिंपल सी बात है कि इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए पेंटिंग्स के माध्यम से उनको कहानी बताना, उन तक नॉलेज पहुंचाना पेंटिंग्स के माध्यम से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने कई सारे चीप कैलेंडर्स वगैरह बनाए जो कि बाजार वगैरह में अवेलेबल थे। These print influence common perception of modernity and tradition, religion and politics as well as society and culture। और इनकी जो पेंटिंग्स थी उससे आम पब्लिक का जो परसेप्शन था, उसकी जो मानसिकता थी, चाहे वो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड हो, वो चेंज होने लगी थी दोस्तों। अब अगर वुमेन इन प्रिंट की बात करें, यहां से क्वेश्चन आता है सीधा, तो कि वुमेन ऑफ प्रिंट का इंडिया में क्या लेना देना है। तो सबसे पहले बताया गया है रस सुंदरी देवी के बारे में, जो कि ईस्ट बंगाल की थी। अब तुम अगर ये सोच रहे हो सर ईस्ट बंगाल तो होता ही नहीं है, होता है। अगर आप भारत देश की बात करें, मैं आपके सामने यहां पे एक रफ सा मैप बना देता हूं, मैं आपके सामने यहां पे रफ सा मैप बना देता हूं। ठीक है, तो 1947 से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि भाई जिसको इंडिया के साथ रहना है वो इंडिया के साथ रहे, जिसे पाकिस्तान के साथ जाना है वो पाकिस्तान के साथ जाए, जिसको अपना देश बनाना है वो कर ले, और जिसको हमारे साथ रहना वो कर ले। तो ऐसे करके दो पाकिस्तान बने 1947 में। एक यहां पाकिस्तान बना जिसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान, और एक यहां पे पाकिस्तान बना दोस्तों, एक यहां पे पाकिस्तान बना जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। दरअसल जो जगह ईस्ट पाकिस्तान बनी पहले वो थी ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल के बाजू वाला जो जगह थी, ये वाली जो आप जगह देख रहे हैं, ये वाली जो जगह है ये थी वेस्ट बंगाल, ये जगह थी वेस्ट बंगाल। पहले दो बंगाल थे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। तो जब ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिया तो ईस्ट बंगाल के लोगों ने कहा हम जा रहे हैं, और ईस्ट बंगाल के जो लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान बन गए, ईस्ट पाकिस्तान बन गए। ठीक है, फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो पाकिस्तान हो गए, चले भी 10 15 20 साल, लेकिन दोनों में डिफरेंस था। ईस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग थे ये बंगाली बोलते थे, ये उर्दू बोलते थे। तो एक बार क्या, वो जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान का कैंडिडेट जीत गया, और ये वेस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान का कैंडिडेट कैसे जीत सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये इलेक्शन जीत गए ईस्ट पाकिस्तान के कैंडिडेट, तो वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बम गिराना शुरू कर दिया, अपने ही देश पे बम गिराना शुरू कर दिए, जस्ट बिकॉज इनको वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं हुई। तो जो जीत के आए थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान के ऊपर बम गिराना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इस पर बम गिराना शुरू कर दिया तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया आना शुरू कर दिए। तो इंडिया के लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, एक तो हमने आपको अलग कर दिया, आपने कहा हमें अलग देश चाहिए, हमने आपको अलग देश दे दिया, अब आप हमारे देश में घूम रहे हो। तो इन्होंने कहा भैया हम अपनी जान बचानी है। आखिरकार इंडिया ने इंटरफेयर किया और 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और हमने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने घुटने टेके थे, और फिर जाके ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बनके तैयार हुआ जिसे आज हम कहते हैं बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश बनाया भारत देश ने। क्लियर हो गया? तो एक बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान था और पाकिस्तान से पहले वो इंडिया था। सॉरी। तो अगर हम रस सुंदरी देवी की बात करें तो रस सुंदरी देवी जी ईस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, यानी इस इलाके से बिलोंग करती थी।
इन जिस घर में पैदा हुई थी उस घर में महिलाओं को पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, तो इन्होंने अपने किचन में छुप छुप के पढ़ाई शुरू करी और पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमार जीवन। अमार मतलब माय, जीवन मतलब लाइफ, माय लाइफ। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसके अलावा महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे जी जो थी, उन्होंने किस तरीके से जो अपर कास्ट की जो विडोज हुआ करती थी उनकी कितनी मिजरेबल लाइफ है इसके बारे में लिखा। अपर कास्ट की विडोज जिनके पति मर जाते थे, पति मरने के बाद उनकी कैसी लाइफ हो जाती थी, उनको सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी, वो मेकअप नहीं कर सकती थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी, वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, ये सब होता था। उन्होंने इसके बारे में लिखा। इसके अलावा पंजाब के रामचरण जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। इसमें ये बताते थे कि औरतों को कैसे बिहेव करना है, औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा ज्योतिबा फुले जी जो थे, ज्योतिबा फुले जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये गुलामगिरी में इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई कि किस तरीके से हिंदू रिलीजन के अंदर बड़ी जाति और छोटी जाति में लोग बटे हुए हैं। इसके अलावा कानपुर के एक मिल वर्कर थे काशी बाबा, उन्होंने छोटे और बड़े का सवाल किताब लिखी थी। अगेन ये भी कास्ट के ऊपर बेस्ड थी। इसके अलावा बेंगलोर में बताया गया किस तरीके से कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने बॉम्बे के ऊपर बेस्ड कई सारी लाइब्रेरीज बनाई थी ताकि मिल वर्कर जो हैं वो भी पढ़ लिख के अपने आप को लिटरेट कर सकें और दुनिया जहान में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर सकें। एक क्वेश्चन आपको बताना है, रिलीजियस टेक्स्ट के लिए कौन सी प्रेस जो थी जो रिलीजियस टेक्स्ट के लिए किताबें छापा करती थी। 4 ऑप्शन है। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप लोगों ने आंसर किया दोस्तों? खाओ मेरी कसम, मेरी मत खाओ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो इसका सही जवाब है श्री वेंकटेश्वर प्रेस। ठीक है, वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे की थी और नवल किशोर प्रेस लखनऊ की थी। ये दोनों हिंदू रिलीजन की किताबें छापा करते थे। एक क्वेश्चन आगे, एक लास्ट टॉपिक प्रिंट एंड सेंसरशिप पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए ब्रिटिशर्स को यह बात पता चल गई थी कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अब लोग जो हैं उनको इनके बारे में पता चल गया, कैसे ये इंडिया में लूट मचा रहे हैं, कैसे ये इंडिया के रिसोर्सेज ले जा रहे हैं, कैसे ये इंडिया के लोगों को हैरेस कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, कैसे ये इंडिया के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, मार रहे हैं। और इंडिया के लोग इनके खिलाफ अब न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर सब कुछ छापने लगे थे। इससे इंडिया के लोगों में इनके लिए हेट्रेड बढ़ रही थी और इनको पता चल रहा था कि जो इनने कंट्रोल कर रखा है वो कंट्रोल छूटने वाला है और ये जो लूट मचा रही है लूट का समय बंद खत्म हो गया है। तो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, जी हां उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में हुआ करता था, दिल्ली में नहीं। कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में ऐसे कई सारे लॉज बनाए जिससे प्रिंट और प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको दबा दिया गया। अब आप क्या बोल रहे हो, क्या छाप रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सुन रहे हो, सब चीजों के ऊपर बैन लगने वाला था। सबसे पहले 1878 में आया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप जो भी छाप रहे हो कोई भी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, पहले वो हमारे पास आएगा, हम पढ़ेंगे, हम अप्रूव करेंगे, अगर वो लगेगा हमें सही है तो ही वो पब्लिश होगा, नहीं तो आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते हो। यह था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, 1878 में आया था। इसका साल याद रखिएगा, कई बार ये ईयर पूछ लेता है तो ये ईयर साथ रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उनका एक न्यूज़पेपर था केसरी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ने साफ कहा था कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं छापोगे। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब के जो रिवॉल्यूशनरी से आंदोलनकारी थे उनको उठा के जेल में डाल दिया था और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लागू हो चुका था, किसी को अलाउड नहीं था ये सब छापने का। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में बिना डरे धड़ल्ले से उनके बारे में लिखा। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद मुझे जेल हो या मुझे मार दिया जाए। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसके बारे में लिखा। ब्रिटिशर्स ने कहा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लागू था, आपने ये एक्ट को वायलेट किया है, इनको उठा के जेल में डाला गया, जिसके कारण पूरे इंडिया में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। क्लियर हो गया दोस्तों? अब यहां पर एक क्वेश्चन, हाउ हैड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर आ गया हूं ये क्वेश्चन। यूरोप में किस तरीके से एक नया कल्चर बना, वही रिपीटेड चीजें आपको लिख के आनी है। आपको लिख के आना है किस तरीके से नंबर ऑफ बुक्स बढ़ गई,
जिसके कारण जब पहले बुक्स कम थी तो महंगी थी, बढ़ गई तो सस्ती हो गई। आपको बताना है लिटरेसी रेट बढ़ गया, 80% हो गया, जहां पहले 30-35 हुआ करता था। आपको बताना है किस तरीके से एक नई रीडिंग पब्लिक बनी। पहले केवल जिनको रिलीजियस किताबों के लिए किताबें आती थी, अब रोमांटिक, फिक्शनल, ये सब किताबें होने लगी। फिर आपको बताना है पॉपुलर लिटरेचर के बारे में कि अब कई सारे बच्चों के लिए, औरतों के लिए भी लिटरेचर आने लगा था। और लास्ट आपको बताना है नए आइडिया स्प्रेड होने लगे थे, चाहे मार्टिन लूथर की 95 थीसिस हो या फिर मिनोकियो की किताब हो, सब नए आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैं एक लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने आने हैं, क्या आना है, सब बताऊंगा। आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज जैसा। अनसीन नहीं होगा, वो सीन होगा। आपकी एनसीईआरटी से ही वो पैराग्राफ निकाला जाता है और उस पैराग्राफ के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 1 मार्क मिलेंगे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 2 मार्क मिलेंगे। यानी एक पैराग्राफ होगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले क्वेश्चन का 1 मार्क, दूसरे क्वेश्चन का 1 मार्क और तीसरे क्वेश्चन के 2 मार्क मिलेंगे। यानी कि टोटल, यानी कि अगर हम टोटल की बात करें तो एक क्वेश्चन को करने के आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन को करने पर, यह पूरा एक क्वेश्चन है और इसको करने के आपको 4 मार्क मिलेंगे। आपके एग्जाम में इस तरीके के आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन से केवल तुम केस बेस्ड क्वेश्चन से 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, एक केवल केस बेस्ड क्वेश्चन से। कितना आसान है, पैसेज पढ़ो, 3 क्वेश्चन का जवाब दो और तुम्हारे 12 मार्क्स पक्के। इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये पिछले 3 साल से सीबीएसई लगातार पूछ रही है। 2023, 2024, 2025 हर साल आ रहा है। देखो एक बड़ा सा पैराग्राफ आ गया, आप देख सकते हो एक बड़ा सा पैराग्राफ आ गया, यहां से लेकर यहां तक एक बड़ा सा पैराग्राफ आ गया। 3 क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को करने का 1 मार्क, दूसरे क्वेश्चन को करने का फिर 1 मार्क, तीसरे क्वेश्चन को करने के 2 मार्क। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, ये पूरे चैप्टर के नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे और ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएगा। आप इसको प्रॉपर पढ़िए और आप देखिए कि आप ये केस बेस्ड क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आपको वीडियो पॉज करने के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके जाना है। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज डे 3 का चैलेंज हो गया है कंप्लीट। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, मैं एक मिशन पे निकला हूं। 4 दिन और हिस्ट्री के 4 चैप्टर समाप्त, एकदम रपारप तरीके से। पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरे दिन हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया और आज हमने खत्म कर दिया है ब्रेन कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अगर आपने अभी तक आप प्रॉपर चल रहे हो तो आज आपका वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन पे लिख के जाना है डे 3 कंप्लीटेड। और अगर आपके पिछले क्वेश्चन वीडियोस नहीं हुए तो तुरंत जाके देख लो, क्योंकि हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिर पॉलिटिकल साइंस हम लेकर आने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, विच इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मिलते हैं, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।